इंडिया 360। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और इंडिया 360 में सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की, जिन्होंने जाते जाते ही सही कोहराम मचा दिया। एक इंटरव्यू में अंसारी ने यह कहकर मोदी सरकार को परेशान कर दिया कि मौजूदा दौर में मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन कल उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे वेंकैया नायडू ने भारत को धर्मनिरपेक्षता का श्रेष्ठ मॉडल बताकर इसका जोरदार जवाब दिया है। लगातार जो बीजेपी नेता है उनका कहना है कि ये गलत धारणा एक फैलाई जा रही है कि भारत का मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस करता है, और खास तौर पर वेंकैया नायडू जो कि हामिद अंसारी की जगह पर कल शपथ लेने वाले हैं, कल उपराष्ट्रपति का पद संभालने वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार किया जा रहा है कि एक असुरक्षा की, एक डर की भावना है भारत के मुसलमान के अंदर। ऐसा माहौल देश के अंदर है, हर कोई देश के अंदर फिलहाल सुरक्षित है। ये इंटरव्यू जो कि दिया जाते जाते हामिद अंसारी ने, लगातार जो बीजेपी नेता है उनका कहना है कि ये गलत धारणा एक फैलाई जा रही है कि भारत का मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस करता है, और खास तौर पर वेंकैया नायडू जो कि हामिद अंसारी की जगह पर कल शपथ लेने वाले हैं, कल उपराष्ट्रपति का पद संभालने वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार किया जा रहा है कि एक असुरक्षा की, एक डर की भावना है भारत के मुसलमान के अंदर। ऐसा माहौल देश के अंदर है, हर कोई देश के अंदर फिलहाल सुरक्षित है। ये इंटरव्यू जो कि दिया जाते जाते हामिद अंसारी ने राज्यसभा टीवी को। खबर अब अयोध्या से, जहां विवाद पर कल से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू होगी। इस सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने अदालत में अर्जी डालकर मामले में एक नया पेच डाल दिया है। शिया बोर्ड ने विवाद में पक्षकार होने का अब दावा किया है। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर शुक्रवार से सुप्रीम कोर्ट अब रोजाना सुनवाई करेगा, तो उसके सामने शिया वक्फ बोर्ड की अर्जी भी होगी, जिसमें विवादित स्थल के मालिकाना हक का दावा किया गया है। शिया वक्फ बोर्ड ने 70 साल बाद 30 मार्च 1946 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी करार दिया गया था। अपनी अर्जी में शिया वक्फ बोर्ड ने माना है कि मीर बकी ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। पहली बार किसी मुस्लिम संगठन ने आधिकारिक तौर पर माना कि विवादित स्थल पर राम मंदिर था। इस मुकदमे में जो मैंने याचिका डाली है शिया बोर्ड की तरफ से, इसमें सिर्फ सुन्नी बोर्ड ही रिस्पोंडेंट है, तो डेफिनेटली कोर्ट अगर इसको एंटरटेन करती है तो जरूरी है कि सुन्नी बोर्ड को भी सुना जाए। गौरतलब है कि मंगलवार को शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था और अब अर्जी लगाई है। शिया बोर्ड का सुझाव है कि विवादित जगह पर राम मंदिर बनाया जाना चाहिए। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में पहले शिया वक्फ बोर्ड का हलफनामा और अब याचिका, जाहिर है इस पूरे विवादित मामले को एक और मोड़ जरूर मिल गया है। यानी 1946 का मामला एक बार फिर दावेदारी शिया वक्फ बोर्ड की सामने आई है। अब सबकी निगाहें लगी हैं सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर। कैमरामैन सुंदर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। वहां मुंबई में बीएमसी ने अपने सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अब अनिवार्य कर दिया है। बीएमसी ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें कहा गया है कि जो स्कूल बीएमसी चलाती है उनमें वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। ये प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से आया था। बीजेपी पार्षद की दलील थी कि बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया जाना चाहिए। आज जेडीयू नेता शरद यादव के पटना पहुंचते ही बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया। पाटलिपुत्र की धरती पर कदम रखते ही शरद यादव ने नीतीश के खिलाफ बागी सुर अपना लिया। शरद यादव महागठबंधन का साथ छोड़ने पर नीतीश से बेहद खफा है। महागठबंधन का साथ छोड़े नीतीश अभी चैन की सांस ले ही रहे थे कि पार्टी के अंदर
नंबर 2 की हैसियत वाले नेता शरद यादव ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। नीतीश के फैसले से नाराज शरद यादव 3 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। पटना की धरती पर कदम रखते ही शरद यादव का गुबार फूट पड़ा। 3 दिन के दौरे के पहले ही दिन 3 बातें साफ कर दी। पहली बात ये कि वो अब भी महागठबंधन के साथ हैं, यानी शरद यादव और लालू यादव साथ खड़े हैं। दूसरी बात ये कि नीतीश ने महागठबंधन का साथ छोड़ 11 करोड़ जनता से किया ईमान का करार तोड़ दिया है। तीसरी बात ये कि महागठबंधन का टूटना जनादेश का अपमान है और ये भी लोकतंत्र में विश्वास का संकट है। जो है वो गठबंधन, मैं उसके पास जा रहा हूं कि उसका गठबंधन बना रहे और मैं गठबंधन के साथ आज भी खड़ा हूं। जनता से हमने करार किया था, वो करार ईमान का करार था, वो टूटा है। 11 करोड़ लोगों का जो विश्वास है, मैं मानता हूं उस पर आघात हुआ है, उस पर चोट पहुंची है। इसके बाद जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने मोर्चा संभाला और शरद यादव से पार्टी फोरम में बात करने की गुहार लगाते हुए मर्यादा की याद दिलाने लगे। इतना निवेदन हम जरूर करना चाहते हैं कि वो 19 तक मर्यादित रहे। पार्टी का जो राज्य कमेटी का फैसला है उसको सार्वजनिक तौर पर आलोचना ना करे, उससे परहेज बरते। पटना एयरपोर्ट पर शरद की अगवानी करने आरजेडी कार्यकर्ताओं का बड़ा जत्था पहुंचा था। वहीं जेडीयू खेमे में रमई राम के अलावा कोई और बड़ा नेता नहीं दिखा। वैसे शरद यादव की नाराजगी जग जाहिर थी। सूत्रों के मुताबिक लालू उनसे लगातार संपर्क में थे। शरद जी का स्वागत है, आशीष नहीं है, तो दंगाइयों का पर्दाफाश करेंगे नीतीश के। जाहिर है सत्ता से बेदखल लालू को शरद यादव से बहुत उम्मीद है। नीतीश के खिलाफ उन्हीं की पार्टी में बगावत से अच्छा लालू के लिए क्या होगा। अब देखना है कि शरद यादव की समान विचारों वाले नेताओं की 17 अगस्त को दिल्ली में बुलाई गई बैठक में कौन कौन शामिल होता है। आंकड़ों की अगर बात करें तो शरद यादव अगर पार्टी से बगावत करते भी हैं तो इससे नीतीश कुमार को कुछ खास नुकसान होता नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, पार्टी में उनकी हैसियत नंबर 2 की है और अगर वह पार्टी खुद छोड़ते हैं या फिर पार्टी से निकाले भी जाते हैं तो इससे यह संदेश जरूर जाएगा कि नीतीश कुमार पार्टी मनमाने तरीके से चला रहे हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। और इस वक्त ताजा खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर महाराजगंज के दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पहुंच करके उन्होंने समीक्षा बैठक की और उसके फौरन बाद एक्शन लिया गया है। 11 अफसरों को सस्पेंड किया गया है, 7 का तबादला किया गया है। अफसरों के ऊपर जिन अफसरों के ऊपर ये गाज गिरी है उनमें से एसडीओ से लेकर के बीडीओ तक अफसर हैं। समीक्षा बैठक की गई और साफ ये संदेश दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोताही बरती जाएगी फौरन अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साफ संदेश भेजा गया है इस एक्शन के द्वारा। तो इधर अखिलेश यादव ने इनसे सियासी हिसाब मांगा है योगी आदित्यनाथ से, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों की सुध किसी को भी नहीं है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ महाराजगंज में एक्शन ले रहे हैं, अखिलेश यादव यात्रा निकाल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में जिन लोगों के पैसे डूबे हैं उनकी कौन सुध लेगा, उनको कौन पूछेगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने जेपी बिल्डर्स को दिवालिया घोषित करने की अपील मंजूर कर ली है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की इलाहाबाद बेंच ने आईडीबीआई बैंक की याचिका को स्वीकार कर यह फैसला लिया है। एनसीएलटी ने साफ कहा है कि अगर 270 दिनों में यानी कि 9 महीनों में जेपी के हालात नहीं बदले तो जेपी इंफ्राटेक की संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। यानी जेपी के पास अपनी संपत्ति को बचाने के लिए सिर्फ 9 महीनों का ही वक्त है और चुकाने होंगे उन्हें 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम।
को आज खूब घेरा। अखिलेश ने 4 आरोप लगाए। कहा, यूपी में आप थाना कौन चला रहा है। पूछा, समाजवादी पार्टी के समर्थकों को झूठे मुकदमों में कौन फंसा रहा है। अखिलेश ने सरकार पर पुलिस के जरिए वसूली करने का भी आरोप लगा दिया। मैं जानना चाहता हूं आज थाना कौन चला रहा है। मैंने खुद डीजीपी महोदय से इस बारे में बात की थी कि औरैया में पुलिस अन्याय कर रही है, कन्नौज में पुलिस अन्याय कर रही है, प्रदेश के और जिलों में भी अन्याय हो रहा है, सिद्धार्थनगर में अन्याय हो रहा है। कई जिलों के बारे में बताया, आगरा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कार्रवाई होगी, तो अभी तक पता नहीं लगा कौन सा न्याय कैसे मिलता है। ये तो अधिकारी ही बता सकते कि क्या न्याय हो रहा होगा। और इतनी पुलिस के माध्यम से वसूली कभी नहीं होगी जितनी उत्तर प्रदेश में हो रही है। अगर आप चाहें तो मैं उन सदस्यों से भी मिला सकता हूं जिन पर 376 और तमाम गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। आप चाहें तो वो सदस्य नई उम्र के लड़के हैं सर, नई उम्र के अध्यक्ष है। जो नया अध्यक्ष पहले अध्यक्ष था वो भी नई उम्र का था, युवजन सभा का अध्यक्ष था। लेकिन पुलिस ने वो अन्याय किया, वो घर पे नहीं सो पाया 4 महीने से। ये कौन सा मर्यादा वाला राम राज्य है। अरे प्रसाद में कंजूसी क्यों बीडीसी के लिए, जिला पंचायत सदस्यों के लिए क्यों कंजूसी प्रसाद की। कोई ऐसा प्रसाद तो होगा आप पे, वही प्रसाद दे दो उनको। प्रसाद में क्या कमी है आप पे, सरकार है आपकी, जितना चाहो प्रसाद निकालो, दीजिए लोगों को। आपके अध्यक्ष बन जाएंगे, आपके ब्लॉक बन जाएंगे, किसने रोका है। प्रसाद नहीं देंगे, केवल पुलिस की लाठी देंगे। महिलाओं की चोटी कटने का रहस्य सुलझाए नहीं सुलझ रहा है। मामला इतना बढ़ गया है कि अब देश के 8 से भी ज्यादा राज्य इस अजीबोगरीब सिलसिले की चपेट में है। ताजे मामले गुजरात और पंजाब से सामने आए हैं और हर मामले के साथ एक और रहस्यमयी कहानी जुड़ जाती है। इधर चोटी कटने के रहस्यमयी मामले अलग अलग सूबों की पुलिस और खुफिया एजेंसियों से सुलझाए नहीं सुलझ रहे और उधर इन वाकयों का सिलसिला सुरसा के मुंह की मानिंद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक चोटी कटने के मामले राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी जैसे राज्यों से ही सामने आ रहे थे, लेकिन अब इसमें पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों का नाम भी जुड़ गया है। इससे पहले चोटी कटने के वाकये आमतौर पर ग्रामीण इलाकों और खासकर कम पढ़े लिखे और गरीब तबकों से ही सामने आ रहे थे। अब गुजरात की राजकोट की ये कहानी देखिए। 17 साल की एक लड़की रात को अपने घर में सो रही थी और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी चोटी कटकर जमीन पर पड़ी थी। भतीजी ने दरवाजा खोला तो उसने खोला तो के सोनू को जगाया, पैर से हलाया तो सोनू हमारी गैरों सो रही थी। तो मेरी भाभी ने बोला, शिमला ऊपर आओ। मैंने क्या है कि कुछ देखो देखो इधर। मैं ऊपर जाकर देखा तो छोटी वाली भतीजी ने चोटी जमीन पे पड़ी थी, उठाकर दिखाई। पंजाब के संगरूर का मामला तो और भी हैरान करने वाला है। यहाँ 12 साल की एक लड़की के साथ चोटी कटने की वारदात हुई। उसने बताया कि जब वो स्कूल से लौटकर नहा रही थी तब उसकी चोटी अचानक कटकर नीचे गिर गई। बिहार के एक बड़े इलाके में दहशत और अंधविश्वास का आलम यह है कि जहाँ बिहार में चोटी कटवा होने के शक में एक बुजुर्ग महिला की लोगों ने पिटाई कर दी, वहीं एक लड़के को भी लोगों की बेवकूफी का शिकार बनना पड़ा। 5 साल से मैं खरीदता हूँ, ब्यूटी पार्लर से खरीदता हूँ। तो फिर यहाँ क्या किया लोग? यहाँ लोग क्या किया? हमें बास में चढ़ा था और बास में झोला क्या है और बाल है, बाल देख के हमको मारा शुरू करा है। लेकिन कानून और विज्ञान के तर्क चाहे जो भी हों, ऐसी घटनाएं रुकने की बजाय लगातार बढ़ रही हैं और नए नए राज्यों में भी फैल रही हैं, ये जरूर साफ है। आज तक ब्यूरो। इंडिया 360 में आप खबर चंडीगढ़ से, जहां कोर्ट ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास और उसके सह आरोपी आशीष को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। बुधवार को इन दोनों आरोपियों को चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चंडीगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने अदालत से दोनों को 2 दिन के लिए रिमांड पर देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने ये आदेश